नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 19 है। और इसमें हम कवर करेंगे कि उत्तर भारत और दक्कन के जो प्रांतीय राजवंश हैं। बेसिकली इसमें गुजरात को देखेंगे, बहमनी को देखेंगे, बीदर को देखेंगे, बरार को देखेंगे। और इसके बाद जैसे ये वीडियो खत्म होगा फिर एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय शक्ति होती है विजयनगर, उसकी हम चर्चा करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आइए बिना समय गंवाए आज का क्लास देखते हैं। और क्लास में जाने से पहले इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा आओ पीटी पास करो सीरीज चल रहा है। और फिर जो सैटरडे है हमारा, प्रत्येक शनिवार को जो हमारा हो रहा है वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। कब हो रहा है? तो सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे। तो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे चैनल पे बने रहना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस समय आप बने रहेंगे तो देख ही रहे कितनी चीजें पीटी की कराई गई हैं या कराई जा रही हैं। और एक आध महीना तो ये बहुत ज्यादा कराई जाएंगी। मतलब भाई पीटी का भी बिहार के बच्चों को लेकर के है, यूपी पीसीएस के बच्चों को लेकर के, तो सारी चीजें यहाँ कराई जा रही हैं। और इतना विस्तृत चीजें दी जा रही है कि यूपीएससी के भी जो हमारे व्यूअर्स होंगे तो उनके लिए भी पीटी में बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के भी तमाम वीडियो जो है पीछे पड़े ही हुए हैं। सैटरडे संडे जो है, सॉरी सैटरडे को हमारा आता ही आता है सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे। तो इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहें। तो आइए अगला जो देखते हैं, गुजरात राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पीछे अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें हमने मेवाड़ तक की चर्चा करी थी। और अब हम आते हैं गुजरात पे। तो गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था और इसकी समृद्धि का कारण तुर्की आक्रमणकारी सदियों इसकी ओर आकृष्ट रहे। तो चूंकि गुजरात आज का समृद्ध नहीं रहा है, कि मतलब जो मोदी जी प्रचारित करते हैं गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल, तो गुजरात एंशियंट काल से ही जो है प्रसिद्ध रहा है और मध्यकाल में भी उसकी भूमिका रही है। और प्रसिद्ध होने का कारण अब सोचिए, जो हमारा एंशियंट काल में जो प्राचीन बंदरगाह है लोथल, वो गुजरात में ही अवस्थित था। मतलब व्यापार वाणिज्य का केंद्र सदियों से था, कोस्टल एरिया था, समुद्र का किनारा था। तो ऐसे में इसकी समृद्धि हमेशा रही है। तो वर्तमान में अगर कोई एक शासक या एक पार्टी के लोग ये कहें कि भाई गुजरात को तो हमने गुजरात बनाया, तो वो फिर वही है। तो 1225-26 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके वहां से अपार धन संपदा को प्राप्त किया था। तो जब मैं महमूद गजनबी को पढ़ा रहा था तो इस चीज को मैंने बताया ही था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक क्रम से चलिए। जब आप एक क्रम से चलेंगे तब आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लिंक कर पाएंगे और बहुत सी चीजें आपकी रिपीट होंगी। और जो भी चीजें आपकी एक दो बार रिपीट होंगी तो वो आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगी, क्योंकि फिर वो तैयार हो जाती हैं आपकी। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकर्ण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कब किया गया था? 1297 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन रहते? रायकर्ण। ये पीछे सारी चीजें बताई गई हैं। अब एक महत्वपूर्ण शासक होते अहमद शाह प्रथम, तो इसे ही गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका टाइम पीरियड होता है 1411 से 1442 ईस्वी। उसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया। 1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। तो इनके द्वारा ही जो है अहमदाबाद नगर की भी स्थापना होती है। फिर एक अगले शासक होते हैं महमूद बेगड़ा। इनका टाइम होता है 1459 से 1511 तक। और महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महानतम शासक था। महमूद बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान कंसवा अल गौरी के साथ मिलकर भारतीय सागरों में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को दबाया था। तो आप अगर ये टाइम देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा 1498 में सबसे पहले जो पुर्तगाली, जो यूरोपीय शक्ति थी, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं वास्को डी गामा के नेतृत्व में। और फिर आप देखेंगे कि 1511 तक तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये समुद्र पे बहुत प्रभावी होने लगते हैं, तो जो ट्रेड हो रहा था गुजरात से मध्य एशिया के बीच, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे में जो गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, और जो मिस्र के शासक थे वर्तमान में कंसवा अल गौरी, तो इन दोनों लोगों ने मिल करके सम्मिलित अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध किया था।
इसका भी ध्यान रखेंगे। इस काल के इस काल के यात्री जो बारबोसा तथा बारथेमा ने, उसके बारे में अनेक रोचक बातें लिखित। महमूद जो बेगड़ा है तो उसके बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां मिलती है। तो उसका स्रोत क्या है? बारबोसा और बारथेमा। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने उसे विश्व पुरुष कहा है तथा उसके संबंध में लिखा है कि बचपन से ही उसे किसी जहर का नियमित सेवन कराया जाता था, क्योंकि वो प्रमाण देता है कि अगर कोई कीट पतंगा या मक्खी अगर उसके बॉडी पे आके बैठ जाती थी तो वो इतना उसका शरीर जहरीला था कि वो फूल के मर जाती थी। और ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बारबोसा का है, जो पुर्तगाली यात्री रहता है। और किसके लिए है? तो महमूद बेगड़ा प्रथम के लिए है। संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज उसके दरबारी कवि था। तो उदयराज भी महमूद बेगड़ा के ही दरबार में रहते थे और उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की थी। तो अच्छा फैक्ट है। बेगड़ा ने फारस, तुर्की, मिस्र आदि देशों के साथ घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। अब बेगड़ा के बाद एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं बहादुर शाह, और इनका समय कब होता है? तो 1526 से 1537। यह गुजरात का अंतिम महान शासक था और इसके शासनकाल में गुजरात की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। 1531 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा ने गुजरात के शासनाधीन द्वीप पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगाली नौसेना को द्वीप में पूरी तरह बुरी तरह पराजित किया था। और पुर्तगालियों को युद्ध की क्षतिपूर्ति भी जो है वो देनी पड़ी थी। तो एक पुर्तगाली गवर्नर रहते हैं नूनो दी कुन्हा, ये क्या करते हैं कि ये आक्रमण कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये, चूंकि अब इसकी तो इतनी बड़ी शक्ति रहती नहीं है, लेकिन तुर्की के सुल्तान से मदद लेकर के ये पुर्तगालियों पे जो है आक्रमण करता है और उन्हें बुरी तरह पराजित करता है और उनसे क्षतिपूर्ति भी लेता है। कौन? तो बहादुर शाह। 13 फरवरी 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी और उसके मृत्यु के साथ ही गुजरात के महान युग का अंत हो गया। मतलब आप देखेंगे कि 1537 तक आते आते जो पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा है अब वो बढ़ने लगी थी और वो अब एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने के लिए अग्रसर हो चुके थे। अंततः 1572 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने जो है गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो 1572 में अकबर के द्वारा किया गया था। और यही जो गुजरात अभियान था, अकबर के बारे में जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये सबसे फास्ट अभियान था। मतलब उस समय के इतिहास का सबसे द्रुततम अभियान था। ये 9 दिनों में इन्होंने जो है आगरा से गुजरात तक की जो यात्रा थी वो तय करी थी और वहां के विद्रोह को दबाया था। अब अगला जो प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति होती है खानदेश। तो ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने 1382 ईस्वी में की थी। तो खानदेश के संस्थापक कौन रहते हैं? मलिक रजा फारूकी। इसका क्षेत्र कहाँ होता है? तो ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में होता है ये। आप नर्मदा ताप्ती रेंज के बारे में तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो वो क्लासेस चल रही हैं अभी, इत्तेफाक से ज्योग्राफी की ही चीजें चल रही हैं, तो आप वहां भी सुबह बने रहिए तो आपकी चीजें तैयार होती रहेंगी। पॉलिटी की चीजें पीछे हो गई हैं। इस वंश का प्रसिद्ध शासक आदिल खान द्वितीय था। मतलब खानदेश का शासक कौन था? तो आदिल शाह द्वितीय था। उसने गोंडवाना और गढ़मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता भी स्थापित की थी। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो 1601 ईस्वी में खानदेश पर जो है वो अकबर ने अधिकार कर लिया था। और आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि 2 बैच संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एक आरओ को लेकर के, दूसरा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। ये दोनों आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के ओरिएंटेड बैच है और यहाँ डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप उसको करके दिखाते हैं। जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, किस तरीके से कमेंट किया जाता है और फिर मॉडल आंसर दिया जाता है। मतलब यहाँ संस्थान का ये उद्देश्य है कि पूरी तरीके से जो है आपका खूब प्रैक्टिस कराया जाए और इतनी प्रैक्टिस कराया जाए कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाए तो बहुत ज्यादा सहज स्थिति में रहे। और जो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है संस्थान से, हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम एटलीस्ट 70 से 75% चीजें इसी प्रैक्टिस किए हुए चीजों से आपको मिल जाए। और अगर इतनी चीजें जो है आपको मुख्य परीक्षा में जो आपने प्रैक्टिस किया वहां से मिल जा रही हैं, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं रैंक की तरफ चल जाएंगे, एक अच्छे रैंक से आप निकलेंगे, पास होंगे। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। इसी तरीके से जो हमारे मॉडल आंसर हैं
तो जो हम प्रैक्टिस कराते हैं तो उसकी तो कॉपी का मूल्यांकन होता ही होता है, साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दिया जाता है इस तरीके से, और ये प्रत्येक दिन दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप टेस्ट देंगे तो आपकी कॉपी एक हफ्ते बाद चेक होगी, सेम डे चेक होगी, और सेम डे जैसे ही आपकी कॉपी चेक होगी तो उसका फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। अब आते हैं बहमनी राज्य के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण जो है साम्राज्य है ये दक्कन का। तो जफर खां नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जफर खां इनका नाम था, और ये किस नाम से आते हैं? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। तो जफर खां बेसिकली आएगा नहीं, आप से जो ऑप्शन रहेगा तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रहेगा, और यही आप याद रखिएगा। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित जो है साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम क्या रखा? तो अहमदाबाद रखा। तो इसने जो है गुलबर्गा को जो है अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदल करके क्या किया था? अहमदाबाद किया था। और अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों, तरफ माने प्रांत होता है, इस शब्द पे भी ध्यान देंगे, तो 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो ये डिवीजन किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। इसमें गुलबर्गा जो है सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। तो बीजापुर किस प्रांत में सम्मिलित था? तो गुलबर्गा में सम्मिलित था। मोहम्मद शाह प्रथम देखते हैं, जो अगला बहमनी शासक होता है, तो 1358 से 75 ईस्वी तक के शासन करते हैं, और उसने शासन का कुशल संगठन किया। किसने? मोहम्मद शाह ने। इसके शासनकाल की मुख्य घटना विजयनगर तथा वारंगल से युद्ध तथा विजय थी। तो विजयनगर और वारंगल पर जो है मोहम्मद शाह प्रथम ने आक्रमण किया और वहां जो है विजय मतलब उसमें इसको मिली थी। तो ये इसकी महत्वपूर्ण घटना है। इसी के समय में बुक्का प्रथम के विरुद्ध युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो बारूद का प्रयोग कहाँ मिलता है, ये यूपीएससी का प्रश्न है। तो यही बुक्का प्रथम से जो युद्ध हो रहा था बहमनी और विजयनगर के बीच, तो बुक्का प्रथम इधर थे और मोहम्मद शाह प्रथम उधर थे। इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें जो है बारूद का प्रयोग किया गया था, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा करी। मतलब भाई आप सोचिए कि पहले आप तलवार तीर से लड़ रहे थे, और तलवार तीर की एक क्षमता होती है, लेकिन यदि बारूद से आप लड़ेंगे, और भाई बारूद की तो इतनी महत्ता आज भी आप देख ही रहे होंगे। और वर्तमान में तो अभी जो इजराइल और अमेरिका का जो अभियान किया गया ईरान के ऊपर, तो वहाँ इन्हीं बम वर्षक विमानों की ही तो उपयोगिता रही। तो अगर बारूद का आविष्कार उस समय नहीं हुआ होता तो फिर आज जो ये इतने नरसंहार हो रहे हैं तो कैसे होते। हालांकि इसका तो निगेटिव ही है कि भाई हम लोग अपनी ही सभ्यता को खत्म करने पे तुले हुए हैं लड़ाई झगड़ा करके। तो मध्यकाल में बारूद का प्रयोग यही हुआ था, इसका आपको ध्यान रखना है। ताजुद्दीन फिरोज शाह जिनका समय रहता है 1397 से 1422 ईस्वी, ये जब शासक बनते हैं तो यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। और फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य जो है वो प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को जो है सम्मिलित करना। तो चूंकि धार्मिक रूप से सहिष्णु था, तो ऐसे में हिंदुओं को जो है ये अपने शासन तंत्र में भागीदार बनाता है। उसने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव रखी थी। तो भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव किसने रखी थी? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने रखी थी। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेसुद राज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया था। मतलब सारी विद्वता और सारे धार्मिक सहिष्णुता होने के बाद भी इसके साथ एक समस्या क्या निकल के आती है कि गुलबर्गा के एक प्रसिद्ध संत थे गेसुदराज, सूफी संत थे, और इससे इसका मतभेद होता है। तो ऐसे में इसकी प्रतिष्ठा जो है धूमिल होती है ताजुद्दीन फिरोज की। इसने हरिहर द्वितीय को पराजित कर रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। तो विजयनगर का शासक जो होता है हरिहर के बाद, ये बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है कि ये आक्रमण करता है, और जो जो विजयनगर का रायचूर दोआब एक महत्वपूर्ण दोआब होता है, तो उसको जो है अधिग्रहण कर लिया था कौन? ताजुद्दीन फिरोज ने।
हरिहर द्वितीय के बाद उसका पुत्र देवराय प्रथम शासक बना, और सोनार की बेटी, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, तो सोनार की बेटी के युद्ध में ताजुद्दीन फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को पराजित कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। तो मतलब फिर इसने जो है दूसरा आक्रमण किया, तो देवराय प्रथम को भी जो है इसने हराया था, और जो है मतलब आत्मसमर्पण के साथ साथ संधि के लिए भी बाध्य किया था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम ने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करके फिरोज शाह को पराजित कर दिया और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो मतलब एक बार ये जो है बुक्का सॉरी देवराय प्रथम को ही हरा देते हैं, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम जो है इन पे आक्रमण करता और इन्हें हरा करके जो पीछे ये हारा था उसका बदला ले लेते हैं। और फिर इसमें अगला महत्वपूर्ण शासक आता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। समय है 1422 से 1446। यह अहमद शाह वली या संत वली के नाम से जाना जाता है। उसने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। तो गुलबर्गा के स्थान पर बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो बीदर बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा बनाई गई थी। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, अब अगला जो शासक होता है राज्यारोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। वह बहमनी राजवंश का अंतिम प्रमुख शासक था और महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री था। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति था महमूद गवा। और अब यहाँ तो बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जान लीजिए कि बहमनी साम्राज्य के लिए महमूद गवा का बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका रही है। महमूद गवा ने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की तथा कुशल कूटनीति व सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सबसे पहले उसने मालवा पर अधिकार किया, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक सफलता थी गोवा पर अधिकार करना। तो देखिए गोवा पर बहमनी का जो अधिकार होता है, बेसिकली शासक तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय रहते हैं, लेकिन मेन भूमिका में कौन रहता है? महमूद गवा रहता है, क्योंकि शासक तो अभी अल्प आयु है, बहुत ज्यादा इनकी अभी आयु ही नहीं हुई है। और गोवा पश्चिमी समुद्र तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा यह विजयनगर का संरक्षित राज्य क्षेत्र था। तो एक तरीके से बहमनी और विजयनगर की जो अदावत है आप देख ही रहे हैं, रायचूर को लेकर के, गोवा को लेकर के। महमूद गवा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश, ग्रामों के सीमा निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच कराई। और इस वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कलीमुल्ला शाह था। 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। तो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था कलीमुल्ला शाह, और 1526 में इसकी डेथ होती है, और उसके बाद बहमनी साम्राज्य जो है उसका पतन हो जाता है। अब आते हैं बरार। तो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र कौन था? तो बरार था। तो जब बरार की चीजें होती हैं, तो जब बहमनी की स्थिति कमजोर पड़ती है, तो जो एक बरार उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र रहता है, वहां स्वतंत्रता घोषित कर देता है। और जिसे फतेह उल्ला इमाद शाह, मतलब ये हिंदू से मुसलमान बना था, ने 1884 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। तो बरार जो क्षेत्र था जो पहले बहमनी के अधीन था, कब अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है? 1484 ईस्वी में। किसके माध्यम से करता? तो फतेह उल्ला इमाद शाह। और इसी इमाद शाह ने बरार में जो इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। और 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर ने जो है वो हड़प लिया था। तो बरार के बगल में एक क्षेत्रीय शक्ति होती है अहमदनगर। तो 1574 ईस्वी में जो है अहमदनगर द्वारा बरार को जो है वो हस्तगत कर लिया जाता है। तो इस प्रकार बरार का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर एक अगला जो क्षेत्र होता है बीजापुर, महत्वपूर्ण शक्ति है। तो बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489-90 ईस्वी में बीजापुर की स्वतंत्रता घोषित करके आदिल शाही वंश की स्थापना की। तो ये सब कहां से स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं? तो बहमनी से स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं, क्योंकि बहमनी, देखिए पहले तो बहमनी और विजयनगर दो ही थे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही बहमनी की स्थिति कमजोर पड़ती है, तो जो बरार, बीदर, बीजापुर, ये सब जो है अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करते हैं। और अब बीजापुर में आप देखेंगे कौन स्वतंत्रता घोषित करता है? यूसुफ आदिल खान ने। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? तो आदिल शाही वंश की। और इसके बाद अगला शासक होता है इब्राहिम आदिल शाह। समय होता है 1534 से 1585 ईस्वी। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की और फारसी के स्थान पर हिंदवी मतलब दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया और हिंदुओं को अनेक पदों पर जो है वो नियुक्त किया।
अब इसी में अगला जो शासक होता है 1558 से 1580 के बीच अली आदिल शाह होते हैं। तो इब्राहिम के बाद उसका पुत्र जो है अली आदिल शाह गद्दी पर बैठा। उसका विवाह अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से होता है। तो चांद बीबी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होती है इस कालखंड की, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो चांद बीबी से किसकी शादी होती है? तो इसकी शादी होती है मतलब इब्राहिम के बाद जो उसका पुत्र होता है अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह की पत्नी कौन रहती है? चांद बीबी रहती हैं। और बीजापुर स्थित गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। तो अब आते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक शासक होते हैं। इनका समय 1580 से 1627। वह एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। तो जगत गुरु की उपाधि से किसको संबोधित किया गया था? किस बीजापुर के शासक को? तो इब्राहिम आदिल शाह, इसका ध्यान रखिएगा। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा अथवा निर्धनों का मित्र कहा गया है। और इसके काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी जो बीजापुर की वास्तविक शासिका रही। तो जो चांद बीबी मैंने पीछे बताया था, तो वर्तमान में क्या कि उनके हस्बैंड की डेथ होती है और ऐसे में शासन तंत्र तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के हाथ में रहता है, लेकिन वास्तविक संस्था मतलब शासिका कौन होती है? चांद बीबी होती हैं। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। पूछा गया आपके प्रश्न है कि किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। और उसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की भी रचना की थी। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इब्राहिम आदिल शाह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इसने नौरसपुर नगर की जो है स्थापना की थी। और अभी प्रश्न नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो इब्राहिम आदिल शाह के बाद कौन शासक बनता है? मोहम्मद आदिल शाह बनता है। और मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। तो जो गोल गुंबद का मकबरा है, जो इतिहास प्रसिद्ध मकबरा है, तो उसमें कौन सा शासक दफन है? तो यही मोहम्मद आदिल शाह, जो विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। और 1686 ईस्वी में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया, जब उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बीजापुर को औरंगजेब ने कब मिलाया था अपने साम्राज्य में? तो 1686 ईस्वी में। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो होता है वो अहमदनगर होता है, जो क्षेत्रीय शक्ति होती है। 1490 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना की थी। तो अहमदनगर में कौन सा वंश शासन करता था? तो निजाम शाही राजवंश था। और संस्थापक कौन था? अहमद शाह था। उसने निजामुल मुल्क की उपाधि भी धारण की थी। हुसैन निजाम शाह, इसके शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो निजाम शाही वंश है, तो उसका एक महत्वपूर्ण शासक होता है हुसैन निजाम शाह। और महत्वपूर्ण शासक होता है 1562 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम, कुतुब शाह, विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। और इस सैनिक मोर्चे का निर्माता कौन था? तो विजयनगर का राम राय था। और ये जो संयुक्त मोर्चा है, इसका सफल प्रतिरोध करने में जो है सक्षम रहा कौन? हुसैन निजाम शाह। और हुसैन निजाम शाह जो है 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित था और उसमें विजयनगर पराजित हुआ था। और उसके बाद जो विजयनगर के विरुद्ध जो, जैसे विजयनगर तो आप जानते होंगे कि वहाँ संगम सालुक तुलुक मतलब एक तरीके से हिंदू राजवंश के शासक जो है शासन करते थे। तो ऐसे में जब विजयनगर के विरुद्ध जो एक मोर्चा बना जो तुर्क मतलब मोहम्मदन शासकों का था, तो ऐसे में जो है हुसैन निजाम शाह भी सम्मिलित रहा। और इसमें आप देखेंगे विजयनगर की निर्णायक हार हुई थी। चांद बीबी, इसका विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था, पीछे मैंने बताया ही था। वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात अहमदनगर वापस लौट आई थी। तो देखिए कुछ समय अपने भतीजे के माध्यम से वहां शासन चलाती है, लेकिन फिर जो है ये वापस आ जाती हैं। और अहमदनगर की राजनीति में इनकी बड़ी स्मरणीय भूमिका है। और भूमिका ऐसे है कि एक शासक होते हैं बुरहान, और इनकी मृत्यु के बाद
इसके पुत्र इब्राहिम ने केवल 4 माह तक शासन किया था। इसके काल में जो है अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त होती है, क्योंकि निजाम शाही अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा 4 दावेदारों को गद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए थे। तो जो अहमदनगर है, तो वहां क्या होता है कि जो योग्य शासक है उसकी डेथ होती है, ऐसे में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा जो है वो अपना अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें 4 जो है प्रमुख दावेदार होते हैं, और उन दावेदारों के पीछे जो है अमीरों का एक एक गुट जो है उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, जिसमें एक का समर्थन मियां मंझू जो महत्वपूर्ण अमीर था, और दूसरे का समर्थन कौन कर रही थी, तो चांद बीबी कर रही थी। तो फिर होता क्या है कि मियां मंझू ने अपने समर्थक की स्थिति जो है संकटग्रस्त देखी। मतलब मियां मंझू जो एक महत्वपूर्ण अमीर थे, उनको लग गया कि हमारा जो समर्थक है वो सुल्तान बन नहीं पाएगा। तो ऐसे में अपनी स्थिति को कमजोर देखने के क्रम में ये करता क्या है कि अकबर का जो पुत्र रहता है मुराद, उससे ये सैन्य सहायता मांगता, जो उस समय दक्कन के क्षेत्र को देख रहा होता है। और मुराद जो है, मुराद को तो मागी मुराद मिल गई, क्योंकि वो लोग तो चाह ही रहे थे कि हम जो है किसी भी तरीके से यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और इनकी जो स्वतंत्र सत्ता समाप्त करके मुगल साम्राज्य में मिलाएं। तो ऐसे में मियां मंझू के साथ ये गठजोड़ करता है कौन, अकबर का पुत्र मुराद। और फिर जो एक दूसरा मोर्चा रहता है, जो चांद बीबी जो वास्तविक मतलब शासन चला रही थी, तो उनसे एक युद्ध होता। और इस युद्ध में मतलब चांद बीबी ने बड़ी मतलब कुशलता से जो है चीजों को संभाला, किले की रक्षा करने का प्रयास किया। लेकिन फाइनली जो है भाई, अब अकबर की सेना के साथ, जो उस समय मतलब भारत का एशिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति था, तो ऐसे में वो बहुत दिन तक उसका प्रतिरोध कर नहीं सकती हैं, और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यही यहाँ किया जा रहा है। और आत्मसमर्पण जब करती हैं, तो जो बरार का जो क्षेत्र होता है, जो अहमदनगर के पास रहता है, तो समर्पण की संधि के तहत जो है बरार जो है अब किसको दे दिया जाता है, तो मुगलों को दे दिया जाता है। फिर इसमें एक पर्सनालिटी होते हैं मलिक अंबर। देखिए शासक नहीं होते, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, अहमदनगर से हैं, तो इनके बारे में जान लीजिए कि अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य का नायक मलिक अंबर था, जो मूलतः एक अबिसिनियाई दास था। तो इनके बारे में ये जानिए कि जो अबिसिनियाई दास थे, ये इसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। तो जब अहमदनगर की स्थिति बहुत डैमेज होती है, तो ऐसी स्थिति में मलिक अंबर निकल करके आते हैं, और मुर्तजा द्वितीय जो राजवंश से संबंधित रहते हैं, अहमदनगर राजवंश से, उनको जो है शासक की गद्दी पर बैठाता है, और वास्तविक कमानी अपने पास रखता है मलिक अंबर। और मलिक अंबर ने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए। मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी मतलब जिसे जाप्ती प्रणाली व्यवस्था लागू की, तथा भूमि को ठेके मतलब इजारा पर देने की प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया। तो यही व्यवस्था जो है मतलब मुगल काल में टोडरमल की थी, और इसी टोडरमल से प्रभावित होकर के मलिक अंबर ने जो भूमि संबंधी सुधार किए अहमदनगर में, तो ये सारी चीजें थी। मतलब महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे अहमदनगर के लिए, कि मतलब इन्होंने जो है साम्राज्य का भी, जो अहमदनगर जो राज्य है उसकी भी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखा, और आर्थिक संसाधनों को भी बहुत बेहतर किया। अब आते हैं 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1633 ईस्वी में जो शाहजहां शासक होते हैं, इनके काल में जो है अहमदनगर का मतलब मिलन होता है। मिलते क्या, मतलब कोई मन से तो मिलते नहीं, मिलन तो खैर पॉजिटिव शब्द है। मतलब हस्तगत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो शाहजहां के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, 1633 ईस्वी में। अब आते हैं गोलकुंडा को देखिए। तो गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित था। तो जो इसके पहले वारंगल का जो काकतीय वंश था, जो हिंदू राज्य था, तो उसी के खंडहरों पर एक महत्वपूर्ण जो शक्ति इस समय उभर के आती है, वो गोलकुंडा होती है। और गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था, तो कुली कुतुब शाह था। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना होती, पहले तो ये जानिए। और इसका संस्थापक कौन था, तो कुली कुतुब शाह था। और इसके बाद इसमें एक अगला शासक होता है इब्राहिम, 1550 से 1580 तक इसका शासन होता है। और इसका शासनकाल गोलकुंडा के इतिहास का एक अविस्मरणीय युग था। वह एक बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति, प्रसिद्ध भाषाविद और अपने साम्राज्य के
में हिंदुओं और मुसलमान दोनों में बड़ा लोकप्रिय था। तो मतलब धार्मिक रूप से सहिष्णु था। गोलकुंडा के सुल्तान में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की जो है उपाधि धारण की थी। और इसके बाद एक शासक होते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, 1580 से 1612 तक के बीच में ये रहते हैं। और यह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। तो जो वर्तमान में हैदराबाद नगर, इसका संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक था। तो दक्कनी जो हिंदी है, सॉरी दक्कनी जो उर्दू है, तो उसमें जो है जो प्रथम लिखित काव्य संग्रह है दीवान, तो इसका जो है लेखक कौन था? वही मोहम्मद कुलू कुतुब शाह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पे लगाइए और इसका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। उसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। उसने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया, जिसकी गणना भारत में निर्मित सबसे भव्य इमारतों में होती है। तो हैदराबाद के 4 मीनार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और साउथ की मूवी देखेंगे तो एक बार तो 4 मीनार आना ही आना है। तो इसका निर्माण भी कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और फिर जो मोहम्मद कुली को जो है, वही जो कुली कुतुब शाह है, वो दक्कनी उर्दू या हिंदवी जो आधुनिक उर्दू का है उसे जन्मदाता माना जाता है। 1612 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इनके बाद और भी छोटे मोटे शासक आते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में शासन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं रही हैं, और यहाँ सारा कराया भी नहीं जा सकता, आपके लिए उपयोगी भी नहीं है। तो बस ये जानिए कि जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो है गोलकुंडा का जो है अधिग्रहण कर लिया जाता है। कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार तथा मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो जो गोलकुंडा की प्रारंभिक कुलू जो कुतुब शाही साम्राज्य है, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गोलकुंडा थी, हीरो के लिए प्रसिद्ध था। और गोलकुंडा के ही खान से जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था, और उसकी कहानी मैंने पीछे बताया ही था कि किस तरीके से वो मलिक काफूर को प्राप्त हुआ था। मतलब प्राप्त तो वारंगल के शासक को हुआ था, लेकिन जब मलिक काफूर वहां अटैक करता है तो आत्मसमर्पण जब ये करते हैं, तो ऐसे में उपहार स्वरूप जो है वो मलिक काफूर को देते हैं वो हीरा, और मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो ये चीजें हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बीदर। तो अमीर अली बरीद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित करके बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। तो अमीर अली बरीद, तो ये जो बरीद हैं इन्होंने ही जो है बीदर को स्वतंत्र किया और यहाँ बरीद शाही वंश की स्थापना की। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। किसे? अमीर अली बरीद, क्योंकि ये बहुत ही चालाक पर्सनालिटी रहता है। और 1618-19 ईस्वी में इस राज्य को बीजापुर ने हड़प लिया। तो बीदर को 1618 और 19 में कौन हड़प लिया था? तो बीजापुर ने हड़प लिया था। और बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य क्रमशः क्या था? तो पहले बरार था, फिर बीजापुर, फिर अहमदनगर, गोलकुंडा, और सबसे लास्ट में बीदर। ये क्रम भी जानते रहिएगा, एक बार तो यही क्रम पूछा गया था। लेकिन अब आप लोग चूंकि जीएस के तहत हैं तो ऐसा नहीं, लेकिन यूजीसी वाले जो बच्चे हैं वो जानते रहें। तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर, ये सब जो है बहमनी साम्राज्य से अलग हुए हैं। क्योंकि उस समय देखेंगे 2 ही महत्वपूर्ण शक्तियां वैसे रही हैं, बहमनी और विजयनगर, जिसमें खूब लंबी अदावत रहती है। और जैसे ही बहमनी की सत्ता थोड़ा सा ढुलमुल होती, कमजोर पड़ती है, तो ऐसे में ये जो क्षेत्रीय जो शक्तियां होती हैं बहमनी के अंतर्गत, ये अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर देती हैं। अब दक्कन के प्रमुख राज्य, राजधानियां एवं संस्थापक को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खानदेश की राजधानी बुरहानपुर, राजवंश फारूकी वंश, और संस्थापक मलिक रजा है। फिर बरार, तो इसकी राजधानी एलिचपुर या गाविलगढ़, ये दोनों जगह रही हैं। राजवंश कौन है? बरार का इमाद शाही वंश है। और संस्थापक कौन है? फतेह उल्लाह इमाद शाह है, जो मैंने पीछे बताया, केवल आपका रिवीजन यहाँ हो रहा है। बीजापुर, जो प्रारंभिक राजधानी नौरसपुर है, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नौरसपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसने कराई? अभी मैंने पीछे बताया है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। और राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मतलब यहाँ कौन राजवंश था? आदिल शाही राजवंश था, और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। अहमदनगर, तो इसकी जो राजधानियां थी जुन्नर थी, अहमदनगर थी, और खिरकी है। और यहाँ क्या था? तो निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद जो है इसके संस्थापक थे। गोलकुंडा,
तो राज्य है, राजधानी भी इसकी गोलकुंडा ही थी। कुतुब शाही वंश है, कुली कुतुब शाह यहाँ के शासक होते हैं। बीदर, तो बीदर की राजधानी बीदर ही थी। बरीद शाही वंश यहाँ आता है। और अमीर अली बरीद, जिसे जो है दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, इसका संस्थापक था। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा, चाहे यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण राजवंश है। देखिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा, क्योंकि जनरली आप लोग इस सब चीजों को पढ़ते नहीं है। मतलब सल्तनत में आपने लोदी को पढ़ा, फिर तुरंत आप जो है वहां देखते हैं ना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके सत्तासीन होता, फिर आप लोग तुरंत बाबर को पढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रश्न जो है अब यहाँ से बनते हैं। यहाँ से जैसे ही प्रश्न आएंगे तो आप लोग को लगेगा अरे यार इतिहास के जो क्वेश्चन है पता नहीं कहाँ से बनाया गया। अरे आपके सिलेबस में है, इसको पढ़िए तो। क्योंकि अब आयोग जान गया कि अकबर बाबर से प्रश्न बनाने कोई औचित्य नहीं है, बच्चे उसको घोट के पी लिए। तो आयोग को भी तो अपनी चीजों को दिखाना होता है कि भाई अगर वो ऐसा प्रश्न बनाया और सब लोग कर ही ले तो फिर उसकी महिमा क्या रह जाएगी। तो वो कहाँ से प्रश्न उठाएगा सिलेबस में। तो जो सिलेबस आप लोग नहीं पढ़ते वहीं से प्रश्न आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो इन सब चीजों को भी एक बार दो बार देख लें, और जितना विस्तार से कराए हैं इतना आप देख लेंगे तो विश्वास मानिए कोई भी फैक्ट जो है चाहे यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, सारे बन जाएंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंतिम में हमारे ये कुछ लिंक्स है, तो ये लिंक्स आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। चाहे हमारा टेलीग्राम हो, 2 चैनल है, समृद्धि आईएएस का यूट्यूब और जो है दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट करें। और सबसे लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं कि हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।